सिलसिला है आओ करे बातें तलाशे हल। और मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन। हर शनिचर के रोज 3 बजे आपसे मुलाकात होती है। ये थोड़ा बहुत 3 से 5 मिनट का जो एक वो वक्फा आता है वो हमारे लिए अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ओवरकम कर जाएंगे। हम आपके साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं जिसपे आप हमसे सवाल करते हैं और जवाब देती हैं डॉक्टर तायरा काजमी। नंबर है 0333019476। और कुछ सवालात तो आप करते हैं लेकिन कुछ सवालात होते हैं तस्नीम अहमद के पास जो होते हैं चुभने वाले सवाल। तो तस्नीम, देखिए आज आपके पास क्या है हाँ, डॉक्टर तायरा से पूछने के मेरे लिए। पास असल में दिमाग जो है ना वो एक घनचक्कर होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें घूमती रहती हैं। तो मुझे बहुत दिनों से था कि मैं किसी भी प्रोग्राम में तायरा से पूछूंगी कि ये जो जब बच्चियां रेप होती हैं, खातून रेप होती हैं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एज में होती हैं, अ, उनके यहाँ वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और ये हमने ज़ाहिर बेशुमार वाक़यात देखे हैं हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी हुई है इससे। रवांडा में ये बहुत ज़्यादा था कि रेप चिल्ड्रन जो हैं, रेप प्रेगनेंसीज़, रेप चिल्ड्रन, और फिर वो उन माँओं का उनसे बर्ताव कैसा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी डॉक्टर सायरा कि आपके पास भी कोई ऐसा केस आया है या आपने इसका मुशाहिदा किया कि वो माँ जो रेप के नतीजे में कंसीव करती हैं वो ख़वातीन, उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ किस तरह से मुतासर? देखिए, उसमें दो बातें हैं। एक तो जो मेरे मुशाहिदे में आई हैं वो ज़्यादातर बच्चियां हैं और उन बच्चियों को ये इल्म ही नहीं हो पाता कि उनके साथ हो क्या गया। लाइक दे आर सो शैटर्ड, ठीक है। और अभी वो अपने आप को जानने के मरहले में हैं, 13-14 बरस। और पता ये चलता है कि जी पेट में जो कुछ भी उनके साथ हुआ था उसके नतीजे में, और दैट इज अनदर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कि वो साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल, हर लिहाज से एक ट्रॉमा है। और कोई भी मर्द, मेरा ख्याल है, इस चीज को समझ ही नहीं पाता, या मेरा ख्याल है शायद हम भी नहीं समझ पाएंगे जो हम इस अमल से गुजरे ना हो। साहिल पे खड़े होने वाला कभी नहीं जान सकता कि डूबने वाले की क्या कैफियत होती है। तो बड़ी उम्र की औरतें तो मेरी नज़र से इतनी नहीं गुजरी, लेकिन और ये अच्छा, एक और चीज़ मैं वाजे करती चलूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि आप तो बाहर रहती हैं तो आपके पाकिस्तान से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस तो नहीं है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मैंने 18 साल पाकिस्तान में काम किया हुआ है और अभी भी मैं जो यहाँ पे क्लिनिक करती हूँ उसमें पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेशी पेशेंट्स ही होते हैं। प्लस मेरा पाकिस्तान से कांटेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से मुझे सारे अपडेट्स लिखने की वजह से और मिलने की वजह से पता चलते रहते हैं। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन के एक ऐसी अनसर्टेनिटी की कैफियत जिसमें वो खला में शायद मुअल्लक हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब होगा क्या और करना क्या है। और मसला ये है कि हमारे पास कतई कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम उनकी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर सकें। नॉर्मल तो होगी नहीं, नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर सकें। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ तो विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है, ये गई क्यों, ये खड़ी क्यों हुई, ये वहाँ क्यों हुई। तो इसलिए यानी बहुत ही बुरा हाल है। मेरा एक ज़ाती ख्याल है, उससे आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं कि, और मेरा ये शायद मैसेज उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो रेप का शिकार हो जाते हैं और प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कि उन्हें रेप के बाद सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह प्रेगनेंसी से बचें। और रेप के बाद अगर फौरन कुछ ना कुछ कर लिया जाए तो ऐसा मुमकिन है। इसको एक तरह की मेडिसिन को तो कहते हैं ईसीपी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, कि अगर आपका अनवांटेड सेक्स हुआ है कभी भी और आप इस शक में हैं कि ये प्रेगनेंसी में एंड अप होगा, तो वो विद इन 3 days
वो टैबलेट्स यूज़ की जा सकती हैं और वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। इसी तरह कुछ और मेडिसिन्स भी हैं जो अगर आप खाना शुरू कर दें तो कंसेप्शन ही नहीं हो पाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि अब वक्त आ गया है कि लड़कियां इस चीज़ को सीखें, क्योंकि रेप इज सो कॉमन और रेप होना यानी हर लड़की एक पोटेंशियल थ्रेट पे होती है रेप होने के। बिल्कुल और जो लोग बच जाते हैं वो आई डोंट नो कैसे बच जाते हैं, इसलिए कि रेप खाली सड़क पे जाने वाली लड़की का नहीं है, रेप घर में भी है, जैसे जो कि इंसेस्ट है। और पिछली दफा शायद अभी हाल ही में आपने खबर पढ़ ली हो कि कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में एक 14 साल की बच्ची माँ बनी है जिसको उसके बाप और भाई ने मुसलसल रेप किया है और जो डीएनए है वो भाई के साथ मैच भी कर गया है बच्चे का। तो आप क्या कहेंगे? आप जो विक्टिम ब्लेमिंग जो है जो पाकिस्तान में चलती है, जो इसका मलबा औरत में डाला जाता है, आप बताएंगे ये 14 साल बच्ची तो घर में भी घर बैठी थी ना, और कौन रेप कर गया? तो बिल्कुल वक्त आ गया है कि खवातीन अपनी हिफाजत खुद करें, अपने लिए खुद चीजें समझने की और जानने की कोशिश करें। और जो मैंने लिखना शुरू किया था वो शायद इसी सिलसिले की एक कोशिश थी, लेकिन आज मैं फिर नाराज हूँ। मैं नाराज इसलिए फिर हूँ माहवारी कि के सवालात आ गए आपके पास। उफ 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 वो सवाल माहवारी के मेरे मैसेंजर भरा हुआ है जो मैं लिख चुकी हूँ और बार बार लिख चुकी हूँ, और मेरी वॉल पे भी मौजूद है, हम सब की वेबसाइट पे भी मौजूद है और किताब में भी मौजूद हैं। 3 रिसोर्सेज हैं जिन पे माहवारी से मुतल्लिक हर सवाल का जवाब है कि जी हम माहवारी में नहाएं या ना नहाएं। या अल्लाह, जो बंदा स्मार्टफोन यूज कर सकता है और जिसके घर में इंटरनेट है, वो अगर मेरी इन चीजों तक नहीं पहुंचता थ्रू माई वॉल, थ्रू humsab.com और थ्रू माई बुक का नाम मैं ज्यादा इसलिए नहीं ले रही कि लोगों को लगेगा कि ये बेचने का प्रोपेगेंडा है, 500 रुपए की किताब, ठीक है भाई, ना खरीदो। इंडिया में 1 लाख एडिशन कई बार छपता है, और फिर आप मुकाबला करना चाहते हैं इंडिया से, यहाँ 500 किताब छपी थी, अभी तक खत्म नहीं हो रही। तो आप कौन सी हेल्थ इंप्रूव करना चाहती हैं ये सारी खवातीन? अच्छा, अगला मेरी नाराजगी सुन लें। मेरा जो है ये बहुत सारी खवातीन ने लिखा है, कोई एक खातून जो है वो उसको मैं टारगेट नहीं कर रही। मेरी डिलीवरी हुई थी, प्रेगनेंसी हुई थी, पेट बढ़ गया है बहुत ज्यादा, बताइए मैं क्या करूं? अच्छा, मैंने पिछली दफा भी इसका जवाब दिया था। अब मैसेंजर में मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसमें इतना बड़ा आंसर करूं। मैं दुनिया में और काम भी कर रही हूँ, अब दुनिया में कोई भी मैसेंजर पे आके 1 to 1 जवाब नहीं देता, मैं फिर भी देती हूँ। मैंने कहा जी आप डाइट करें और अपना वजन कम करें। मैं डाइट कौन सी वाली करूं? मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, डाइट से तो कम होता नहीं। अच्छा, अगला मैंने फिर भी मुझे थोड़ा सा ख्याल आया, मैंने कहा वर्जिश करें। वर्जिश कौन सी वाली करूं? अब मुझे ये बताएं कि अगर वर्जिश भी मैंने ही बतानी है, डाइट भी मैंने ही बतानी है, तो ये आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है और इंटरनेट है, ये क्या कपड़े खरीदने के लिए और रेसिपीज इस्तेमाल करने के लिए और गॉसिप करने के लिए है? I'm very disappointed in a way कि इसमें आपके सीरियस जो थिंग्स हैं, सीरियस सवाल जो हैं वो गायब होते हैं और हम उसी सर्कल में बार बार घूमते रहते हैं। अगर आप माहवारी को, मैंने 1000 दफा कहा है, माहवारी को पढ़ के नहीं सीखेंगे तो मैं अगले स्टेप पे कैसे जाऊंगी? अच्छा, 2 सवाल इस दफा बहुत अहम आए हुए हैं और उस पर मैं
डेफिनेटली वीडियो भी बना दूंगी। एक मोलर प्रेगनेंसी का सवाल है और एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सवाल है, उसका भी हम जवाब देंगे। मुझे बताएं कितनी खवातीन को पता है मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या किया जाता है? और मजे की बात मुझे भी ये है, मैं नहीं पता। और मजे की अच्छा, बात ये है, मजे की बात ये है कि मैं दोनों पे लिख चुकी हूँ। मैं मोलर पे भी लिख चुकी हूँ, मैं एक्टोपिक पे भी लिख चुकी हूँ, और उर्दू में शायद मैंने आसान करके लिख चुकी हूँ। उससे पढ़ा ना हो उसको। नहीं, एक्टोपिक पे पिछले 2 पॉडकास्ट में सवालों के जवाब भी दे चुकी हूँ। और मेरे अभी भी समझ में पूरी तरह से आया नहीं है, तो इसलिए मैं अच्छा, और मेरे साथ तो ये हो चुका है ना। लेकिन मेरा ये मसला है कि देखें, अगर इन लोगों की जगह, इन खवातीन की जगह अगर मैं होती और ऐसी कोई मेरे जैसी पागल सी डॉक्टर हर हफ्ते आ जाती बातें करने या कुछ लिखने, मैं उसका सफा घोल के पी लेती कि इसमें से मेरी बॉडी के मुतालिक बेतहाशा चीजें हैं, और आज नहीं तो कल, अगर आज मुझे एक टॉपिक नहीं हुई तो कल हो जाएगी किसी ना किसी तरह से। अगर आज मुझे मोलर नहीं हुई तो टेंडेंसी तो है, अगर आज कैंसर नहीं हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचना है वो कल की बात है। आज अगर सिजेरियन में ये कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई तो कल हो सकती है। आज अगर मुझे कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका नहीं पता तो मुझे वो पता करना है। आज अगर मेरी माहवारी इरेगुलर है या नहीं है तो मैं उसको पढ़ के समझूं। मसला ये है हमारी पूरी कौम का शॉर्टकट ढूंढना है। डॉक्टर ताहिरा काज़मी मैसेंजर पे आके हमारा एक मसला, एक दवाई बकलम खुद हल करेंगी तो हम आगे चलेंगे। हम खुद मेहनत नहीं करेंगे। और किताब खरीदने का मैं क्या ही रही, क्योंकि हर चीज आपको पता है। हम सब वेबसाइट पे मेरे कितने ब्लॉग्स हैं? हजारों। वेबसाइट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन किताब के अंदर 52 केस स्टडीज हैं माहवारी से रिलेटेड। लेकिन हम सब पे 500 ब्लॉग्स 3 ब्लॉग्स के बाद खत्म होने वाले हैं। यानी 4 साल के अंदर 500 ब्लॉग्स हर टॉपिक पे, जिसमें रेप, अब्यूज, सोशल इश्यूज, वेलबींग, ट्रैवल और मजेदार मेमोर्स भी, जो मैं ताकि उनसे लड़कियों को पता चले कि जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है अगर आप प्रिविलेज क्लास में नहीं भी पैदा हुए। मैं प्रिविलेज क्लास में पैदा नहीं हुई। मैं ओपनली ये कहती हूँ, मेरे अब्बा एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और 6 बच्चों के माँ बाप, और 6 बच्चों को सिर्फ वो पढ़ाना चाहते थे। और मेरे माँ बाप दोनों का ताल्लुक गांव से था, गांव से उठ के शहर आए थे। तो मैं प्रिविलेज क्लास से ताल्लुक नहीं रखती। मैं बसों में भी स्कूल गई हूँ, लेकिन एक बात थी, सीखने का शौक बहुत था, पढ़ने का शौक बहुत था। तो मैं लड़कियों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं एक ऐसी क्लास से उठ के यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, और मेरे दादा वाज ए फार्मर इन द विलेज, टोटली अनएजुकेटेड पर्सन। मेरे अब्बा पढ़े लिखे लेकिन शहर आए, और उसके बाद हम, और अब मेरी बेटियां न्यूयॉर्क में। तो सी अ जर्नी, बस ओनली वन थिंग इज देयर, मोटिवेशन। बिल्कुल, नेवर फीलिंग ऑफ बीइंग सरेंडर्ड। इस दुनिया पे हमारा भी उतना ही हक है जितना प्रिविलेज क्लास का, अपर क्लास का, किसी भी क्लास का। और आप मुसलसल मेहनत से ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों। आज की तकरीर यहीं पे खत्म होती है। चलते। हाँ, अच्छा, ये तकरीर जारी रखेंगे क्योंकि ये जरूरी है, बताए इसके बगैर ये लोग जागेंगे नहीं। आपको यानी मैसेंजर पे, मेरा मैसेंजर hundreds of questions हैं, hundreds of questions, और वो वही है कि हम सर्कल में घूम रहे हैं। बहुत अहम वाले भी हैं,
और अहम वाले को मैं नोट करती हूँ कि मैंने इसके लिए लैदा से, जैसे अभी एक खातून ने मुझे आज ब्रॉड से हाँ। कार्डियोमायोपैथी पे उसने क्वेश्चन किया है। अब कार्डियोमायोपैथी का किसको पता है जी, और वो मौत के दहाने से वापस आई है और उसको इस तरह पता है कार्डियोमायोपैथी का कि उसको हुई है। जी हाँ। ठीक है, तो आपका कोई भी डॉक्टर हेल्प नहीं करेगा जब तक आपको, और बिलीव मी सारे डॉक्टर्स को सारी बातें पता नहीं होती। मेडिसिन है ही इतनी वास्ट कि अगर आज आप मुझसे आंखों के मुतालिक पूछें तो मुझे नहीं पता होगा। मुझे आज अगर आप कान के मुतालिक पूछे तो बस जो मैंने MBBS में पढ़ा था जनरल था, बस मुझे वो पता है, मुझे आगे से उसकी बीमारियों का नहीं पता। तो आप एक MBBS डॉक्टर से जिसके पास आप चले जाते हैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको स्पेशलिटी ट्रीट करे। स्पेशलिटी ट्रीट करने के लिए उसमें सारी उम्र मेहनत करनी पड़ती है। अब जफर भाई अगर चीफ एडिटर हैं डॉन के, तो उनमें और एक आम जर्नलिस्ट में फर्क होगा ना? होना तो चाहिए। डॉन वाले नहीं डॉन है। वाले इतने कम अक्ल तो हो नहीं सकते कि जौहरे काबिल को पहचाने नहीं। तो it needs your throughout your life struggle and input to reach at a status आप उसका MBBS से मुकाबला नहीं कर सकते। तो मैं अगर अपना वक्त, वरना मेरे पास लिटरेचर में लिखने को इतना कुछ है कि मैं आजकल अपने नॉवल पे काम कर रही हूँ, मेरे पास इतना कुछ है, तो उस वक्त को मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाऊं कि मैं कहूँ कि बाबा जी मुझे माफ करो, आप जो कुछ कर रहे हैं ये ना करना। अच्छा जी, कमिंग बैक, मेरा ख्याल है आज थोड़े सवालात भी हमारे पास ज्यादा है, गुस्सा जो है ना थोड़ा कंट्रोल रखते हैं ताकि ये फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट है ना। अच्छा, आबरिश खान कह रही हैं कि जी मावारी से रिलेटेड किताब जी वो है इनकी गायनी फेमिनिज्म के नाम से, जिंदगी से डरते हो। जिंदगी से डरते हो मैं दिखा देती हूँ, मैंने बल्कि हाँ, जिंदगी से डरते रखी हुई है। लेकिन आबरिश खान से मेरा ये कहना है कि आबरिश खान, आपने जितने सवालों के मुझे जवाब पूछे मैंने आपको मुख्तसर 2-3 लफ्जों में जवाब दिया। मेरे मुख्तसर को इतना जाना करें, मैं आपको मैसेंजर में तकरीर नहीं कर सकती। तो अगर मैं आपको कह रही हूँ एक्सरसाइज, सो प्लीज गूगल द एक्सरसाइजेस फॉर ये आबरिश आपकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आबरिश अगर लागू करने की बिल्कुल कोशिश। अगर आप चाहती हैं, आप जिस पॉइंट को आपने मुझसे पूछा मैंने आपको 3-4 जवाब दिए, लेकिन मैं आपको पानी कुएं से निकाल के नहीं पिलाऊंगी, वो आपको खुद निकालना है। मैं आपको कुएं का पता बता दूंगी। और ये किताब अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ ये किताब है जिंदगी से डरते हो, ठीक है, इसकी फिर डिटेल्स हम शेयर भी कर लेंगे कि किधर से आप ले सकती हैं किताब। अच्छा, मेरे पास जो सवाल है ना वो ये है कि वो ये कह रही हैं कि मुझे प्रोप्लास ब्लैडर और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इशू है कुछ महीनों से, मुझे रीजन नहीं पता, डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट की है, एक नई सर्जरी है जो मेरे इल्म में नहीं है, सो प्लीज मुझे बताएं। और वो कह रही हैं कि इंटीरियर रिपेयर का भी डॉक्टर ने कहा है, तो एक तो ये बताएं कि मैं इसका क्या करूं। जी, अब अगर मैंने ये कहूं कि ये भी मेरी किताब में मौजूद है, प्रोलैप्स के जब रहम गिर जाता है, इस नाम से, ठीक है। और जो बेसिकली मैं दूसरे कारईन के लिए अब बता देती हूँ, लेकिन ये भी इसमें भी मैं लिख चुकी हूँ कि विद एडवांसिंग एज, आप जब उम्र में तो जैसे आपकी हर चीज ढीली पड़ती है, भाई देखो स्किन ढीली पड़ रही है, बाल गिर रहे हैं, झुर्रियां आ रही हैं, इसी तरह इंटरनल ऑर्गन्स भी ढीले पड़ते हैं। और स्पेशली तब कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो वजाइनली पैदा हुए हों, तो हर दफा जब आप बच्चा पैदा करने के लिए जोर लगाते हैं तो आपकी बच्चेदानी ढीली पड़ती है। और चूंकि उसके साथ ही मसाना है तो मसाने पे भी इफेक्ट पड़ता है। दैट्स वाई मुझे लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं सिजेरियन के हक में क्यों हूँ, क्योंकि मैं खवातीन की 50 साल के बाद वाली जिंदगी देखती हूँ जब उनके साथ यूट्रस प्रोलैप्स
और पेशाब के प्रॉब्लम और पखाने के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, और वो ज्यादा एट्रीब्यूट उसको जो है वो आपकी वजाइनल डिलीवरी की वजह से होता है, प्लस लोगों का गैस पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो अब अगर इनको ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये होता है कि जब आप छींकें तो उस छींक के साथ आपके पेशाब के कतरे बाहर निकल आए, इसलिए कि जो पेशाब मसाने की मुंह है वो खुल जाता है जोर लगा लगा के। उसके 2-3 तरीके हैं उसको टाइट करने के, और उन सब का टाइट करने का, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का इलाज ऑपरेशन ही है, लेकिन किसी काबिल ऑपरेशन से करवाइएगा। प्रोलैप्स के लिए जब आप ऑपरेशन कर, प्रोलैप्स का मतलब ये है कि यूट्रस बाहर निकल चुका है, तो यूट्रस को फिर हम रिमूव कर देते हैं, और उस प्रोसीजर को हम वजाइनल हिस्टेक्टमी कहते हैं, यानी नीचे से यूट्रस को निकालना। और जिस वक्त नीचे से वजाइना के रास्ते से निकालते हैं उस वक्त हम मसाने के मुंह को भी टाइट कर देते हैं। ये बहुत स्किलफुल ऑपरेशन है, ये किसी आम डॉक्टर के हत्थे मत चढ़िएगा। अगर शहर बता दें तो मैं साथ साथ शहर में भी उन लोगों के नाम बताती जाऊं। शहर नहीं लिखा हुआ, बट डॉक्टर इसी तर्ज का एक और सवाल भी है। वो ये कह रही हैं कि 3rd डिग्री प्रोप्लास था, इसका ऑपरेशन हुआ पर उसके साथ मसाने को डॉक्टर ने टांका नहीं लगाया, वजाइना के रास्ते बाहर आ जाता है। मैं ये चाहती हूँ कि आप एक तो मसाने को जगह पर फिक्स कर दें, और दूसरा वजाइना भी आई एम सॉरी बट ये कुछ उन्होंने लिखा हुआ है कि उस कवारी होठों जैसा तंग। आई डोंट नो उन्हें, यानी अच्छा अब देखें, इनका प्रोलैप्स का ऑपरेशन हुआ यानी यूट्रस निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद मसाना बाहर निकल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर ने उस वक्त टांका नहीं लगाया होगा। मसला ये है कि हमारी औरतें बूढ़ी उम्र में जाके जितना भी वजन बढ़ता है उसको खुला छोड़ देती हैं कि हूं की करना है, ऐसी पतले हो गए, होंटे उम्र लंघ गई और बिस्तर पे बैठी रहती हैं। मसला उनकी अपनी जात के साथ आता है। आपका पेट जितना बड़ा होगा और आपको जितना आप चले फिरेंगी नहीं, और जितनी आपको कब्ज होगी उतना ही आपका मसाने पे वजन बढ़ेगा। और मसाना जब आप बाथरूम जाते हैं, और स्पेशली जब आप इंडियन कमोड पे बैठते हैं, इंडियन कमोड, आई एम सॉरी टू से, वैसे मैंने एक मजमून लिखा था उर्दू कमोड, मुझे वो याद आ गया तो जी हाँ बड़ा मजेदार है तस्नीम। अगर आपने उर्दू कमोड नहीं पढ़ा ना तो समझे आपने कुछ नहीं पढ़ा। वो आज आपने जरूर पढ़ना है, उर्दू कमोड, ठीक है। तो उसमें बैठ के, चूंकि मैंने पिछली दफा भी कहा था कि एक तो है ग्रेविटी, कशिशे शकल, जो हमारी हर चीज को नीचे खींचती है। ये जो गर्दन लटक जाती है ना, जैसे आजकल मेरी डबल चिन बनी हुई है, ये भी ग्रेविटी खींच रही है। यकीन करें मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ तो उसकी वजह से ऑपरेशन हो जाता है प्रोलैप्स का। लेकिन बड़े पेट होने से, कब्ज का जोर लगाने से, नीचे बैठ के फारिग रफ़ा हाजत के फारिग होने से मसाना दोबारा बाहर आ जाता है। अब आप ऐसा करें कि किसी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट से उस मसाने की दोबारा रिपेयर कराएं। मसाने की दोबारा रिपेयर हो जाती है, वजाइना को टाइट करना हल नहीं है। ओके अगला, ठीक है। ये कह रही हैं कि जी 43 एज है, शादी बहुत लेट हुई थी, शादी को 2 साल हो चुके हैं, 2 दफा कंसीव किया है बट ग्रोथ नहीं हुई बेबी की, हार्ट बीट भी नहीं आई, मिसकैरेज हो गया, नेचुरली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इसके अलावा वो कह रही है मेरे फाइब्रॉइड्स भी हैं यूट्रस में, सो कोई ट्रीटमेंट बता दें। 43 एज में आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है कंसीव करने के लिए, इसलिए आप इधर उधर के ट्रीटमेंट्स में बिल्कुल वक्त जाया ना करें। फौरन टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ चली जाएं, क्योंकि 40 के बाद खातून के अंडे जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ये भी मैं पहले लिख चुकी हूँ, जब अंडे कम होना शुरू हो जाएं तो आप अगर आप और एबनॉर्मल बेबीज की जो शरह है वो भी परसेंटेज जो है वो भी बढ़ जाती है 40 के बाद। गो के एक और पॉइंट, हस्बैंड की एज भी उसमें शामिल होती है, तो टेस्ट ट्यूब जाके उसमें बच्चे की नॉर्मेलिटी भी चेक हो जाती है, और
ये जो मिसकैरेजेस आपको हुए हैं ये ज्यादातर इसी वजह से हुए होंगे कि बच्चे एबनॉर्मल होंगे, क्रोमोसोमली एबनॉर्मल होंगे। तो ये अल्लाह मियाँ का डिफेंस सिस्टम है कि उसको एक्सपेल कर दिया जाता है। तो 43 की एज में अब आपके पास वक्त नहीं है, आप प्लीज फौरन से पेशेंट किसी टेस्ट ट्यूब सेंटर में, अच्छे टेस्ट ट्यूब सेंटर में चले जाएं। आजकल वैसे गली गली खुले हुए हैं और इस पे भी मैं एक प्रोग्राम करना चाहती हूँ, गली गली खुले हुए टेस्ट ट्यूब सेंटर्स पे जो कि लोगों से धड़ाधड़ पैसे कमा रहे हैं और इसको खाली एक बिजनेस बनाया हुआ है। अगला सवाल। अच्छा, ये हैं जी, वो कह रही है कि आई conceived with ovulation induction and had 2 biochemical pregnancies before that. Last year in November I had another biochemical pregnancy after Lazra shot. Before Lazra I had 3 failed ovulation induction. तो ये उनका मसला है। साथ में उन्होंने कुछ वो my last LMP is 14 February UPT और फिर थोड़ा वो चूंकि स्क्रीनशॉट में नजर इसमें भी यही मसला है कि खैर इन्हें काफी नॉलेज है। आप देखें ओव्यूलेशन इंडक्शन की भी और मेडिसिन की भी और बायोकेमिकल प्रेगनेंसी की भी। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी वो होती है जिसमें बच्चा नहीं बनता लेकिन हमल का हार्मोन जो है वो खारिज होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि स्पर्म और अंडा मिले जरूर लेकिन वो उससे आगे नहीं जा सके। अगर उनकी 3 दफा बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हो चुकी है तो इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, शी नीड्स द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट। और एज चूंकि इसमें मुझे नजर नहीं आई या हो सकता है देखने से रह गई हो, तो इन्हें भी किसी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से कांटेक्ट करना चाहिए कि क्यों हर दफा बायोकेमिकल प्रेगनेंसी जो है वो आगे प्रोसीड नहीं कर रही। एक छोटा सा टोटका तो सिर्फ मैं बता सकती हूँ कि आप हर दफा प्रेग्नेंट होने से पहले, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले फॉलिक एसिड और एस्प्रिन वो लेना शुरू कर दें तो बाज़ दफा उससे बच्चे की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाती है। एस्प्रिन इजीली अवेलेबल है, ये वही एस्प्रिन है जो ओवर द काउंटर फार्मेसी पे मिल जाती है। जी अगला शाइस्ता। अच्छा, वो ये कह रही है कि मेरा HB 18.5 है लेकिन मैंने कमेंट में नहीं 8.5 अच्छा, AC1 ये नहीं है, HB नहीं है, ये A1C है। ग्लाइको, आई थिंक इट्स ग्लाइको हीमोग्लोबिन। इट्स अ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो है 8.5 जाहिर करता है कि आपने अपनी तबाही मारी हुई है खा खा के और शुगर आपकी बेइंतहा एबनॉर्मल है। A1C अगर 6.5 एंड अबव हो तो इसका मतलब ये है कि आप शुगर के एस्टैब्लिश्ड मरीज हैं और 8.5 तो बहुत ज्यादा है। तो अब जब आप कंट्रोल करते हैं अपनी शुगर तो वो हमेशा 6 के अराउंड घूमना चाहिए और अगर कभी उससे भी कम आ सकें तो ज्यादा बेहतर है। और तरीका वही है कि अपनी खुराक से सिर्फ चीनी नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं कि शुगर का मतलब है कि अब हम चीनी ना खाएं पिएं। आपकी हर चीज चीनी है, रोटी चीनी है, चावल चीनी है, आलू भी चीनी, तो आलू भी चीनी है, आलू चीनी है, शकरकंदी चीनी है, हर चीज चीनी है, सुकंजबीन चीनी है, फ्रूट्स चीनी है, जूसेस चीनी है, स्मूदीज चीनी है, मिठाइयाँ चीनी है। मुझे ये बताएं पाकिस्तान में शुगर इतनी ज्यादा बढ़ी है, मिठाइयों की दुकानें बंद क्यों नहीं होती? बढ़ रही है, बंद क्यों? कोई पूछने वाला नहीं उन्हें पूछने वाला नहीं है। नहीं वो से बिक रहे हैं। उन्हें उनका हक है कि वो कुछ भी बना के बेचें। जहर बेचने वालों को भी पॉइजन भी बनता है। क्या आप पॉइजन पैसों का लेके खाना पसंद करेंगे? मुझे तो कोई यानी आप सोचे किसी जमाने में मुझे जलेबी, बचपन में मुझे मीठा खाने का बहुत शौक था, खैर अभी भी है, लेकिन मेरे घर में और यहाँ मस्कत में जलेबियाँ अवेलेबल हैं और गरम गरम जलेबियाँ मिलती हैं। यहाँ है बहुत स्वीट हाउसेस। मैं किसी दावत पे भी जाऊं जहाँ जलेबी हो तो मेरा खाने का तरीका ये है कि मैं उसका इतना सा टुकड़ा तोड़ के मुंह में रख लेती हूँ, इसलिए कि मुझे दवाइयाँ खा खा के जिंदा नहीं रहना। मुझे कम खा के जिंदा जरूर रहना है लेकिन मुझे दवाइयाँ खा के जिंदा नहीं रहना। हर दवाई का एक साइड इफेक्ट है। बड़ी लकी तो है बड़ा सामने रख के खाने वालों में से हूँ। मैं अपने आप को कोसती हूँ बाद में,
आ गई क्योंकि कंट्रोल मीठे का वो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, इसलिए मैं मीठा घर में नहीं। वो ये होता नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है मीठा, बहुत पसंद है। आप सोचे जर्दे पे मेरी जान निकलती है, ठीक है। और मेरी मेड को बहुत अच्छा जर्दा बनाना आता है, और आप अगर मेरी मेड को मैं दिखा सकूं तो वो कहेगी बाजी ने कभी जर्दा बनाने की इजाजत नहीं देती, इजाजत ही नहीं है। मैं भी सबके पाबंदी, खानसामा पे पाबंदी है। और आप कैन यू इमेजिन कि मेरे घर चीनी नहीं आती? हाँ, आप कैन यू, यानी कोई मेहमान आ जाए, और मैंने उसकी भी चीनी छुड़वा दी है, उसे भी मैंने कहा मेरे नाल रहना तो चीनी छड़ गए तो तो आप सोचिए कोई मेहमान आ जाए और वो चीनी मांग ले, तो हम एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, या अल्लाह इसको क्या दें, चीनी तो है नहीं घर में, और आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं है, ये चीनी खरीदते ही नहीं है। और इसका फायदा ये हुआ है कि मेरे बच्चों को आगे से वो जो मीठे खाने की आदत होती है, ट्राइफल्स और ये और वो खीरे और जलेबियां, और वो आदत ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत चॉकलेट केक खाने का थोड़ा सा है, लेकिन वो भी फिर हम बहुत सोच समझ के खाते हैं। तो पाकिस्तान में ये शुगर के हवाले से, कि शुगर तो पाकिस्तानियों की जीन्स में जा चुकी है, और इसका मतलब ये है कि आप में से हर किसी को शुगर होगी ही होगी अगर आप अपनी डाइट चेंज नहीं करेंगे। और शुगर का मतलब ये है कि एंड पे कार्डियक फेलियर, रीनल फेलियर, फालज और पता नहीं क्या क्या, ये सारे जो 60 से ऊपर के लोग पड़े होते हैं ना, जिन्हें किसी को हार्ट अटैक हुआ होता है, किसी को फालज हुआ होता है, किसी को कुछ हुआ होता है, ये सब खैर से शुगर की मेहरबानियां हैं, और ये सब उन खाबों की मेहरबानियां हैं जो निहारियां और नान और पाए और पता नहीं क्या कुछ खाते फिरते हैं लोग। रूह अफ़ज़ा और वो भी है लाल शरबत। रूह अफ़ज़ा तो पता है मेरे घर कभी रूह अफ़ज़ा आज तक आया ही नहीं। अब रूह अफ़ज़ा वाले जो है ना मेरे पे कहीं हद तक इज्जत का दावा ना कर दे। अच्छा, तस्नीम साहब आप कुछ कह रही? नहीं कुछ कह रही नहीं, मैं तो बस बताई थी कि जामे शीरी भी है, हम सिर्फ रूह अफ़ज़ा को टारगेट नहीं कर रहे। बहुत हाँ exactly. सारे और मजेदार, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, मेरा भाई अगर मेरी बातें सुन रहा होगा कह रहा होगा बाजी मेरा कारोबार बंद कराएगी, मेरे भाई की जूस फैक्ट्री है। और वो हर दफा जब मैं पाकिस्तान गई होती हूँ तो वो मुझे बड़े लाड से मुझे कहता है आप जूसेस साथ लेके जाएंगी? उनका भाई ये ले ला और जूसेस हालांकि उसके बहुत यानी कि टॉप क्वालिटी के नेस्ले के लेवल पे हैं। तो मैं कहती हूँ ना भाई, ना नेस्ले ना कुछ और, ना तेरा जूस, ये पास ही रख। मैंने अगर तू मुफ्त के साथ मुझे साथ में एक सना सफीना का जोड़ा भी दिलवाएगा तब भी नहीं पीऊंगी। अच्छा, शाहिदा आतिफ हैं फेसबुक पे, इन्होंने हमसे पूछा है कि मेरी बेटी को पीरियड्स का प्रॉब्लम है, कभी रेगुलर होते हैं कभी इररेगुलर, पेन बहुत होती है। देखा, फिर वही आ गए ना, फिर वही शाम है और फिर मैं वही शाम का धुआं। खुदा के लिए किताब पढ़ लें, मैंने तो उससे अपनी माहवारी का दर्द इतनी तफसील से लिखा है। बहरहाल दर्द होता है तो दर्द का कोई इलाज नहीं है। आप बच्ची को कम दर्द होता है तो हर दफा पैनाडोल और पॉन्स्टॉन से इलाज कर लीजिए, और अगर ज्यादा होता है तो कुछ अरसे के लिए आप उसे खानदानी मंसूबाबंदी वाला जो पत्ता होता है वो गोलियां खिला दीजिए। ये भी अब एक लोगों का हाय खानदानी मंसूबाबंदी वाली गोलियां बच्चियों को खिला दें। अरे भाई बच्चों को तो मंसूबाबंदी के लिए नहीं कह रहे, उसमें जो हार्मोन्स हैं वो वक्ती तौर पे बच्चों के मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, पीरियड्स के साथ जो तकलीफ देने वाले हार्मोन्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो बाज़ दफा वो चीज जो है वो उससे बेहतर हो जाती है। डॉक्टर साहिबा आपको जो पेन होते थे तो आप कहती थी आप इंजेक्शंस लगवाती थी, तो कोई इंजेक्शन अगर आप सजेस्ट करना चाहें? तार इंजेक्शन आप जाके कोई भी पेन किलर, पैरासिटामोल इंजेक्शन लगवा। अच्छा, कोई भी पेन? हाँ कोई भी पेन किलर। मैं यानी कि आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको कोई भी, यानी ये तो जीपी डॉक्टर का काम है, तो पैरासिटामोल इंजेक्शन अवेलेबल है, आप वो लगवा लें।
वो लगवा लें, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारे पास व्हाट्सएप, आपने जो सवाल एक शेयर किया था ना, ये कह रही हैं कि मेरी बेटी को कुछ मेरे ख्याल से उनके सेल्फ एग्जामिनेशन की है उन्होंने और उनको बहुत ज्यादा दर्द है। वो ये कह रही है कोई टेस्ट आप ब्रेस्ट तजवीज में करना चाहेंगी? अल्ट्रासाउंड करवा लें, अल्ट्रासाउंड करवा लें। अगर अक्सर बच्चियों को पेन जो होता है ब्रेस्ट में वो हार्मोन्स की वजह से होता है, और अगर उसको एक तो डॉक्टर से एग्जामिन करवाएं, और डॉक्टर भी सर्जन से एग्जामिन, नॉट द गायनाकोलॉजिस्ट एंड नॉट द जीपी डॉक्टर, और सर्जन से एग्जामिन करवा लें और अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करवा लें। अगर उसमें कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, इट मींस दैट इट इज जस्ट हार्मोनल, कुछ पेन किलर खाएं ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये हैं कोई मकामी डॉक्टर ही हैं, आबिद अली आबिद के नाम से। इन्होंने मैसेज किया हुआ है कि मेरी बेगम की रहम में 2 रसोलियां हैं, सियालकोट सिटी से ताल्लुक है, मकामी सर्जरी को मना करें, अब तकलीफ भी रहती है, रहनुमाई करते हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेजे। रसोली से मुझे कतई अंदाजा नहीं हो सकता कि कौन सी वाली रसोली है और बेगम की उम्र क्या है, बच्चे क्या है, उसके मुताबिक। और प्लीज आप लोग सब अपने सवाल जो हैं वो ये जो शाइस्ता आपको एंड पे व्हाट्सएप नंबर बताएंगी उस पर भेजा करें। कंपाइल करना आसान हो जाता है और आप लोगों को डायरेक्ट जवाब भी उनसे ज्यादा आसानी से मिल सकता है, क्योंकि वो मुझसे ही पूछेंगे, लेकिन ये है कि मैं इतनी सारी चीजें हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ऑलराइट, मैं पीरियड से मुतालिक सवालात एक दफा सोचती हूँ कि ये मैं आपसे करूं या ना करूं, या फिर हम नहीं बहन आप कर ही ले क्योंकि अब ये जो सवाल है, आई डोंट नो ये सीरियस है या नहीं, पर ये नीनी गुल हमसे पूछ रही है कि जी पीरियड्स के साथ जुकाम का कोई ताल्लुक है? मुझे 3 साल से पीरियड्स के साथ जुकाम होता है। यार चुल्लू भर पानी है कहीं पे मुझे प्लीज इतना तो पानी दे दो जिसमें मैं डूब मरूं। अच्छा, अच्छा, ये उनसे सिर्फ ये कहना है, बेटा या बहन, खुदा के लिए ये स्मार्टफोन और इंटरनेट सिर्फ कपड़े देखने के लिए और रेसिपी देखने के लिए और गाने सुनने के लिए नहीं है, अपने आप को एजुकेट करने के लिए। प्लीज हम सब .com.pk पे जाइए, मेरे 500 ब्लॉग्स वहां पे पड़े हुए हैं, उन्हें पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर किताब नहीं खरीदनी तो। लेकिन उसमें से चीजें ढूंढनी पड़ती हैं क्योंकि वो एक सीक्वेंस में नहीं है, वो उस तरह है जिस तरह मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखे। किताब का ये फायदा है कि ये मैंने एक टॉपिक जो है वो एक किताब में जमा कर दिया गया है। तो जिस तरह लोग बहिश्ती जेवर पढ़ा करते थे, काश मावारी जेवर भी पढ़ लें तो कुछ हमारी मुश्किल आसान हो। ठीक है। अच्छा, अब्दुल रहमान साहब हैं जी, वो ये कह रहे हैं कि उनके कजन जो हैं वो अपनी दूसरी कजन से शादी कर रहे हैं, कोई जेनेटिक टेस्टिंग क्योंकि होती है, अगर आप वो तजवीज कर दें और उसकी कॉस्ट थैलेसीमिया ट्रेट के लिए चेक किया जाता है पाकिस्तान में। बाकी जो जेनेटिक टेस्टिंग है वो तो इतने ज्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो नहीं। या एक और जो अवेलेबल है शायद जुसीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है, उसके लिए चेक हो जाता है। लेकिन उनके लिए बेहतर यह है कि किसी जेनेटिक सेंटर में जाएं और जेनेटिक सेंटर में जाके पूछें कि आप कजन्स की कौन कौन सी जीन्स अवेलेबल हैं, क्योंकि मुझे अवेलेबिलिटी का नहीं पता और कॉस्ट का भी मुझे नहीं पता। ऑलराइट। अच्छा, ये है वो एक है खातून, वो आपसे राब्ता करना चाह रही हैं। वो ये कह रही कि मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। साथ ही में उन्होंने फिर कहा कि मुझे माइल्ड रेक्टोसील डायग्नोस हुआ है और बहुत डिप्रेशन है। माइल्ड रेक्टोसील जो है उसके लिए ऑनलाइन नोट कर लीजिए केगल एक्सरसाइजेस, कीगल या केगल एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं। आप केगल एक्सरसाइजेस देखिए, उनका तरीका समझिए ऑनलाइन और वो एक्सरसाइजेस करना शुरू करें। और प्लस अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करें। अगर आप भारी काम करती हैं, हाथों में थैले उठा के चलती हैं तो वो ना चलें। अगर आप पाँव के बल बैठ के काम करती हैं तो वो ना करें। कब्ज ना होने दें और रफा हाजत के लिए कभी भी जोर ना लगाएं। तो माइल्ड रेक्टोसील जो है वो इम्प्रूव कर जाता है, उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। रेक्टोसील जब ज्यादा, और रेक्टोसील का मतलब ये है रेक्टम जो है वो ढीला पड़ गया। वही जो मैं आपसे कह रही हूँ कि 3 चीजें ढीली पड़ती हैं खवातीन की। एक रेक्टम है यानी पखाने वाली नाली, एक पेशाब वाली नाली मसाना, और एक वजाइना। और वो ढीली इसीलिए पड़ती हैं कि सबसे पहला चाइल्ड बर्थ, दूसरा मोटापा, तीसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज, चौथा
हीमोग्लोबिन लो, आपकी डाइट सारी की सारी कार्ब्स है, आयरन नहीं है, और लोग महंगाई भी इतनी है, खा भी नहीं सकते, और नतीजतन सब लोग रोटियां खाते रहते हैं। वैसे मेरा ख्याल ये है कि आजकल अगर छोटी से छोटी स्पेस भी हो तो वहां रख के सब्जियां उगाएं, पत्ते उगाएं, और खुदा के लिए अपने पेट को उनसे भरना सीखें। अच्छा, ये हैं 45 साल की खातून हैं, जॉब करती हैं, और वो ये कहती हैं उनका भी पीरियड्स का इशू है। वो कहती हैं बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, नकाहत रहती है, जल्दी थक जाती हूँ, सांस फूलता है। हालांकि अभी तो रमजान है जिसकी वजह से खाने पीने का थोड़ा रूटीन सही नहीं है, लेकिन कब्ज भी रहता है, अक्सर नींद भी कम रहती है, वजन भी बहुत कम हो गया है, जिसमें दर्द, हाथों की कोहनियों में दर्द, सीधी साइड की टांग के भी बैठ नहीं सकती। अब लगता ये है कि ये मेनोपॉज में जा रही हैं। मेनोपॉज में जब हार्मोन्स जो हैं वो गिरना शुरू होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो उसकी वजह से खवातीन को बहुत शदीद नकाहत, बहुत शदीद बॉडी एक्स होना शुरू होती हैं। उसका हल मैं पिछली दफा भी मेनोपॉज पे बात कर चुकी हूँ, आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, अक्स के पेज पे भी मौजूद है, मेरे पेज पे भी मौजूद है। एक्सरसाइज, वजन कम, सोया बीन्स रेगुलरली, और रिलैक्सेशन, स्ट्रेस से अवॉइडेंस, मोटापा अगर है तो उसको कम, और ये सारी चीजें आपको बेहतर फील कराएंगी। अगर आपको इससे आराम नहीं आता तो फिर आपको HRT लेने की जरूरत है। और अगर आप डायग्नोसिस चाहती हैं तो 2 हार्मोन्स हैं, क्योंकि 45 साल उम्र है। पहला हार्मोन है FSH, यानी F फॉर फैन, S फॉर सन, H फॉर हार्ट, और दूसरा है LH, L फॉर लाइन एंड H फॉर हार्ट। ये 2 हार्मोन जाके करवा लें। अगर ये दोनों हार्मोन 10 से ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है। अब आपको अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। जी अगला। तस्नीम साहिबा कोई सवाल करने में मैं इसी पे आती शाइस्ता बहुत देर से खामोश बैठी थी असल में थोड़ा सा नहीं असल में जो अपने सर्कल में देखती बड़े लिखे लोगों में भी खवातीन में कि वो कहती है बोरियत है, डिप्रेशन होता है कि बोरियत और डिप्रेशन क्यों है, इतना जिंदगी करने को, इतना कुछ है आपके इर्द गिर्द से देखने को और से फायदा उठाने को। मेरी मेट है, मैं उसको कहती हूँ कि तुम क्यों नहीं अपनी छोटी सी सब्जियां उगाती हो, फूल उगाओ, पौधे उगाओ। वो एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको रिलैक्स करती है। याद है कि मेरी अम्मी बहुत वो बहुत करती थी और बच्चों के एक पत्ता भी कहीं को पीला खा जाए तो उनकी जिंदगी जीना, और वो दुनिया के हर कोने तो आपसे यही फरमाइश होती कि मुझे पता फिर तो उनकी जिंदगी पौधों के गिर्द और उससे उनको इतना रिस्ट्रिक्शन था कि उन्होंने कभी शिकायत और पढ़ना जाहिर है कि हाथ पढ़ती रहती थी तो अखबार के साथ चाय और जो है वो डिप्रेशन और सब कुछ खत्म। तो मैं सारे खवातीन मर्दों से जिनको डिप्रेशन कहती हूँ कि इसको अपनाए। अभी दोस्त से मुझे तो कभी टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि सोचती हूँ 50 याद आते हैं कि अच्छा मुझे अभी घर की जो मुझे कपड़े अब तो सब कपड़े नहीं सिलती, बहुत करती तो कर नहीं है कुकिंग का बहुत रिलैक्सेशन रही है। तो जब मैं मुझे वाकई में कभी डिप्रेशन का किचन में चले जाती थी, कुछ पका लेती थी। मिडिल क्लास के लोग स्टाइल नहीं होते, जो आपको ठीक है मतंजन आप दाल चावल भी तो वो भी आपको रिलैक्स। यही कहना था कि आप तरह से हैं
अगर आप बस रखना चाहें, और जो जैसा आपने कहा ना कि ये गाने सुनना, ड्रामे देखना, फैशन कौन सा चल रहा है, किसका ज्यादा है, जूते कौन से लेने, अगर आप इस चक्कर से निकल तो फिर डिप्रेशन होगी, और जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर आप उसको खूबसूरत समझना और बनाना, यही कहना चाह रही डॉक्टर तायरा, ये सोच में चली गई डॉक्टर never end to the hobbies which you can do. आपको इल्म है कि मैं नहीं मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो सुन रही हूँ। हाँ, आ रही आवाज आ मेरा रही। ख्याल है शायद कुछ सिग्नल्स का, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि मैं इतना कुछ अभी भी सीखना चाहती हूँ, बिल्कुल इतना कुछ अभी भी सीखना चाहती हूँ, इतना कुछ अभी भी करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे पास वक्त कम है। और आप यकीन करें कि मैं टीवी नहीं देखती, यानी मेरे घर में टीवी ऑन ही नहीं होता, और इसके बावजूद मुझे ना बोरियत का मसला है, ना डिप्रेशन का मसला है, और मजे की बात यह है कि मैं अकेली रहती हूँ। यानी वो भी नहीं है कि कोई बच्चा इधर से आ जाए और कोई बच्चा उधर से आ जाए और कोई उधर से आ जाए, नहीं। एंड स्टिल आई एम फुल ऑफ द आइडियाज एंड फुल ऑफ द थिंग्स कि अभी ये करना है, अभी ये करना है। अच्छा, और ये भी नहीं है कि मैं रोज सोशलाइजिंग करने निकल जाऊं और दोस्तों के पास जाके बैठ जाऊं और अपना दिल बहलाऊं, नहीं। मेरे इर्द गिर्द वाले लोग यहाँ पे मुझे मिन्नतें करते हैं कि यार तुम चक्कर क्यों नहीं लगाती, करती क्या रहती हो। मैं कहा आओ देखो मैं करती क्या रहती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं मूवीज देखती हूँ, मैं म्यूजिक सुनती हूँ, मैं अपने हॉस्पिटल का काम करती हूँ, मैंने उसके मुताबिक वो जो चीजें वहां की असाइनमेंट्स चल रही होती हैं वो करती हूँ, मैं अपने ट्रिप्स प्लान करती हूँ, मैं बीच पे जाती हूँ, मैं कॉफी पीती हूँ। और ये वो चीजें हैं जो, इसके अलावा अभी मैं स्विमिंग जाती हूँ, म्यूजिक सीखने का मुझे शौक है। तो स्काई इज द लिमिट। एंड मैं 50 से ऊपर की एक औरत हूँ, बल्कि 55 से ऊपर की औरत हूँ, और मैं नहीं समझती कि मेरे लिए जिंदगी, वही मैंने अभी पिछले दिनों एक ब्लॉग लिखा है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, कब्र से, मौत से पहले ही कब्र में जा लेटूं। यकीन करें, मेरे पास 75 साल की एक पेशेंट आई, 75 साल की बूढ़ी अम्मा, और वो अपनी बेटी के साथ आई थी। बेटी की उम्र भी कोई 40 साल थी। तो उसने मुझे, यहाँ पे लोग आते हैं तो साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाते हैं, तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टरा मुझे तुम अटेंडेंस सर्टिफिकेट बना दो। तो मैंने कहा कि बेटी के लिए चाहिए होगा, बेटी कहीं नौकरी कर रही होगी। मैंने खट से कंप्यूटर पर लिखा और उसके हाथ में पकड़ाया। उसने ऐनक पहनी, देख के कहती है ये तो मेरी बेटी का नाम लिख दिया तुमने। तो मैंने कहा और किसका लिखूं? तो कहती है मीरा। तो मैंने कहा तुमने क्या करना है? कहती है मैंने स्कूल में देना है। मैंने कहा तुम अभी तक स्कूल में पढ़ा रही हो? पढ़ा नहीं रही, मैं पढ़ रही हूँ। मैंने कहा पढ़ रही हो तुम? उसने कहा हाँ। मैंने कहा किस क्लास में? कहने लगी पहली क्लास में। मैंने कहा पहली क्लास में? कहने लगी हाँ, हमारे जमाने में स्कूल नहीं थे, और अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि वही जो मॉर्निंग वाले स्कूल्स हैं वो आफ्टरनून में उस इलाके की बड़ी उम्र की औरतों के लिए हैं, और उसके लिए भी टीचर्स हैं बाकायदा, और सब्जेक्ट्स भी वही हैं, कंप्यूटर साइंस, हिसाब, इंग्लिश और सारा कुछ। तो हम सारे इलाके की जो औरतें हैं वो मिलकर जाती हैं और हम पढ़ते हैं। मैंने तो कंप्यूटर भी सीख रही हूँ। उसने मुझे बताया कि ये ऐसे करते हैं। 75 years old woman, amazing. she was, और मैंने कहा अच्छा तुम्हारी क्लास में कितनी औरतें हैं? कहने लगी 24। और हमारे हर स्कूल में शाम के वक्त उस इलाके की औरतें मौजूद हैं। तो मैंने कहा वो क्या कहती हैं? कहती हैं सब बहुत खुश हैं। वो कहती हैं कि जिस वक्त हमारा जमाना था तब स्कूल नहीं थे, पढ़ने का मौका नहीं था, और अब स्कूल है तो हम क्यों ना पढ़े? हम क्या मरने से पहले मर जाएं? हम क्या अभी से कब्र में जा लेटे?
और मुझे अपनी अम्मी याद आ गई। यकीन करें कि मेरी माँ को इतना शौक था, मरते दम तक रहा कि, और वो हमेशा ये कहती थी कि हाय हमारे हमारे उधर इलाके में स्कूल नहीं था, हाय स्कूल नहीं था। और शी वाज लाइक सो मच कीन। और लेकिन उनकी मजेदार बात ये थी कि जब छोटे बच्चे अंग्रेजी पोएम्स याद करते थे तो उनके साथ मिलकर याद करती थी और फिर अगले बच्चे को वो याद करवाती थी। तो मुझे याद है कि उनके फौत होने से पहले मैंने कहा, अम्मी वो जरा नज्म तो सुनाएं बाबा ब्लैक शीप। तो मेरी माँ ने 80 की उम्र में, 85 की उम्र में मुझे बाबा ब्लैक शीप गा के सुनाई। और सोचिए, तो ये जो सारी खवातीन हमारे इर्द गिर्द हैं जिनके पास लाख एक्सक्यूजेस हैं ना पढ़ने के, डिप्रेशन के, जिंदगी खत्म होने के, बोरियत के, मैं किसी भी चीज को नहीं मानती। अरे भाई वॉक पे निकल जाइए, जॉगर्स पहनिए, और वॉक का ग्राउंड नहीं है तो गलियों गलियों ही चली जाइए। अच्छा वो भी कोई नहीं जाने देता तो छत पे फिर लीजिए अगर छत है, और अगर छत पे भी नहीं है तो कमरे में ये जो आपके हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है या इंटरनेट है उस पर कोई भी एक्सरसाइज लगाइए और वहीं को चलना कूदना शुरू कर दीजिए। जी शायद कुछ और जी मेरे पास एक यूटीआई से रिलेटेड सवाल है। वो ये कह रही है कि मैं 35 साल की हैं और उनको शादी के बाद बहुत ज्यादा यूटीआई हो रहा है। तो कहती हैं कि मैं यूरोपियन टैबलेट लेती हूँ, इज इट सेफ, या अगर आप कुछ और सजेस्ट करना चाहें। देखें, वो शादी के फौरन बाद जो यूटीआई होता है उसे कहते हैं हनीमून सिस्टाइटिस। तो हनीमून सिस्टाइटिस उन्हें हो रहा है, उसके लिए बकायदा तौर पे कोई अच्छी सी एंटीबायोटिक लें, अपना यूरिन चेक करवा के, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो जाएगा। अगर नहीं सेटल डाउन हुआ तो उसके लिए फिर उन्हें यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल हमारे पास है। उन्होंने लिखा है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है लेकिन उनको बहुत ज्यादा स्टमक बर्निंग और एकिंग होती है। कोई भी मिर्चों भरे खाने ना खाएं, कोई भी एंटासिड ओवर द काउंटर अवेलेबल होता है। अब देखिए ना, इस तरह वाले सवाल जो बंदा खुद भी जाके ढूंढ सकता है और केमिस्ट से जाके भी पूछ सकता है, वो उसमें आपका। अच्छा, मोलर प्रेगनेंसी पे मैं डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मोलर का भी और एक्टॉपिक का जो एक सवाल शायद मैं आपको फॉरवर्ड करना चाहती थी। एक खातून है जो कि दुबई से उन्होंने मुझे लिखा था कि उन्हें एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हुई और उसके बाद वो पाकिस्तान इलाज कराने चली गई और वहाँ पे उन्हें इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का, एक मैंने पिछली दफा भी बताया था कि उसके लिए इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन लगाया और उनका बीटा एसीजी डाउन 2500 से हो रहा है, लेकिन अभी तक पूरा डाउन नहीं हुआ। और वो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अब इसको डाउन करने के लिए मीथोट्रेक्सेट की टैबलेट ले लूं। तो उनसे ये कहना है कि आप सेकंड इंजेक्शन या टैबलेट, इंजेक्शन ही वैसे ज्यादातर देते हैं, तब तक नहीं लेते जब तक आपका बीटा एसीजी नीचे गिरने से इनकार कर दे, यानी उसको प्लेटो होना चाहिए कि आप 3 लेवल्स कराएं। तो अगर वो 200 आ रहा है या 225 आ रहा है या 250 आ रहा है या 250 आ रहा है और इससे नीचे नहीं जा रहा, ये प्लेटोइंग होती है। तो उस वक्त फिर सेकेंड इंजेक्शन दिया जाता है। और बाज़ बार 200-250 के साथ अगर आपके सिम्टम्स नहीं है तो तब भी सेकंड इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और अगर आप इसको इंतजार करें तो वो महीना, 2 महीने, 3 महीने लेगा और नीचे चला जाएगा। उसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि क्या प्रेगनेंसी शुरू की जा सकती है, तो दूसरी प्रेगनेंसी उस वक्त तक नहीं शुरू करनी चाहिए जब तक बीटा एसीजी 0 ना हो जाए, और 0 हो जाने के बाद भी अगले पीरियड्स नॉर्मल ना हो जाएं तब तक अगली प्रेगनेंसी शुरू नहीं करनी चाहिए। ये शायद उनकी गायनाकोलॉजिस्ट ने उन्हें नहीं बताया। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और उनको भी यही है कि टॉपिक प्रेगनेंसी पे आप मेरी वॉल पे पीछे जाके देख लें, मैं लिख चुकी हूँ। दूसरा है मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी वाली खबर, मोलर प्रेगनेंसी वो होती है जिसमें एग एंड स्पर्म मिलते हैं लेकिन बच्चा नहीं बनता, बल्कि अंगूर के गुच्छे बनना शुरू हो जाते हैं, अंगूर के गुच्छों की तरह मोल्स बनना शुरू हो जाते हैं।
यानी पानी की थैलियां उन्हें कहते हैं, मैंने उर्दू में उसका तर्जुमा पानी की थैलियां किया था। और वो बेसिकली प्रोडक्ट तो वो एग और स्पर्म ही की होती है, लेकिन उसमें बच्चा नहीं होता। और उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी हार्मोन है बीटा एसीजी वो बहुत हाई होता है। उसके डायग्नोसिस में दो चीजें होती हैं, वेरी हाई बीटा एसीजी और अल्ट्रासाउंड पे वो अंगूर के गुच्छे। और ये ब्लॉग भी इस किताब में शामिल है, अंगूर के गुच्छों वाला। उसका इलाज एक ही है, उसको आप उर्फे आम में जिसे डीएनसी कहते हैं, लेकिन सक्शन वैक्यूएशन बेसिकली करते हैं, सक करके बच्चेदानी के अंदर से निकालते हैं और निकाल के उसके बाद फिर उनको चेक करने के लिए भेज देते हैं लैब में। बाज दफा पूरी की पूरी प्रेगनेंसी अगर मोल हो तो उसको कहा जाता है कंप्लीट मोल। अगर आधी प्रेगनेंसी मोल हो और आधी में कोई बच्चे वाला टिश्यू हो तो उसे कहा जाता है हाफ मोल या इनकम्प्लीट मोल। और उसको भी बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, ये उसके बाद हमें इसका बीटा एसीजी फॉलो करना होता है, क्योंकि बाज दफा बीटा एसीजी जो है वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। बीटा एसीजी कैंसर में तब्दील नहीं होता, मोलर प्रेगनेंसी कैंसर में तब्दील हो जाती है। तो ये एक किस्म की खतरनाक प्रेगनेंसियों में शामिल होती है। और बीटा एसीजी आप वीकली बेसिस पे फॉलो करते हैं उस वक्त तक के जब तक ये 0 ना हो जाए, और उसके बाद भी 6 महीने तक कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं और दूसरी प्रेगनेंसी नहीं करते। तो ये बहुत ही दो अहम प्रेगनेंसीज हैं, टॉपिक प्रेगनेंसी और मोलर प्रेगनेंसी। एक केस हिस्ट्री मेरे पास है जिसमें शायद मैं लिखूं या शायद मैं सुनाऊं, जिसपे एक बच्ची को मोलर प्रेगनेंसी हुई है और उसके बाद वो शी इज वेरी यंग एंड लग ये रहा है कि वो उसके बाद कैंसर में तब्दील हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे कुछ रिपोर्ट्स भेजी थी और वो रिपोर्ट्स चूंकि इनकम्प्लीट थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि इसको बेस्ट डायग्नोज करने के लिए एमआरआई पेल्विस यानी एमआरआई पेट के निचले हिस्से का बहुत जरूरी है, ताकि पता चले कि वो जो मोलर प्रेगनेंसी जिसको एक दफा निकाला जा चुका है, अगर वो दोबारा ग्रो कर गई है तो वो ग्रो करके बच्चेदानी के अंदर दीवारों में अगर वो जा रही है तो इसको कहते हैं कि वो इंक्रोच कर रही है, यानी वो किसी ऑक्टोपस की तरह या किसी बिच्छू की तरह अंदर अपने पंजे गाड़ी है। तो वो इसका मतलब ये है कि ये कैंसर की अलामत है। और उसका भी फॉलो आप बीटा एसीजी हार्मोन से करवाते हैं। बीटा एसीजी इज द टिपिकल ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बहुत सारे यूजेस हैं बीटा एसीजी के। बीटा एसीजी को पढ़ना आप सीखिए, मैं आपको सिखा सकती हूँ कि बीटा एसीजी कैसे पढ़ते हैं, कैसे फॉलो करते हैं और कैसे आप एबनॉर्मल और एबनॉर्मल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर तायरा। और उन तमाम जो हमसे सवाल करते हैं ना, खुदारा माहवारी से रिलेटेड जो किताब है वो पढ़ना शुरू कर दें, ताकि डॉक्टर तायरा का जो आधा टाइम जो है ना आपसे जो कहने में लग जाता है कि खुदारा ये किताब पढ़े, ताकि माहवारी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आप इतनी अहम चीजें हैं औरत के जिसके बारे में मैं दावे से कह सकती हूँ कि जैसे तस्नीम कह रही थी ये मोलर प्रेगनेंसी का उन्हें नहीं पता। तस्नीम बेतहाशा लोगों को, मेरा ख्याल है 22 करोड़ अवाम में से मेरा ख्याल है सिर्फ उसे ही पता होगा मोलर प्रेगनेंसी जिसे हुई होगी, और लोगों को नहीं पता हालांकि ये होती है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज वेरी कॉमन, और भी बहुत सारी और चीजें बहुत कॉमन है जो कि जाहिर है डॉक्टर तो आपको पढ़ा नहीं सकते, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो इसलिए वही बात है कि प्लीज ए तो खुद पढ़ ले, बी सी मैं पढ़ाऊंगी फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। अगले हफ्ते मुलाकात लो भाई, ए फॉर एप्पल पढ़ लो। अगले हफ्ते 3 बजे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।